अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 14 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके जो सेक्शंस हैं 161 से लेकर 165 उनको ही हम कवर करेंगे। वैसे ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो जनाब, सेक्शन 161 इसके अंदर है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। अगर कोई शख्स है जिसको किसी केस के मुतल्लिक कोई जानकारी है या कोई गवाह है, तो पुलिस वाला उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे ओरली एग्जामिन करेगा, उससे वर्बली उससे बातचीत करेगा, उससे पूछेगा कि भाई आपने क्या देखा, आपने किसने किसका मर्डर किया, आप उस टाइम मौजूद थे जब यानी कत्ल हो रहा था, सारा कुछ। तो वो बंदा आपको यानी कि पुलिस वाला उससे ये पूछेगा। तो ये पुलिस वाले को इख्तियार जो दिया गया है सेक्शन 161 के तहत दिया गया है कि वो गवाह से सवाल कर सकता है, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है केस के मुतल्लिक। अच्छा जी, आगे ये लिखा हुआ है, अगर कोई इस तरह का जुर्म है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है, मोडेस्टी है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जुर्म होते हैं इस तरह के, जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन है 336 बी, 354, 354 ए, 376 और 509, इसके अंदर कोई इस तरह का जुर्म है जो खातून के अगेंस्ट है, तो उस सूरत में उस खातून की जो स्टेटमेंट है वो आपने एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर, उसका फ़ीमेल मेंबर और उसकी अपनी चॉइस का कोई भी शख्स जो वो नॉमिनेट करे, उसकी मौजूदगी में ही रिकॉर्ड की जाएगी। क्योंकि ये इस तरह के जुर्म है, इसमें ज़ाहिर बात है खातून के खिलाफ ये बड़े सीरियस किस्म के जराइम होते हैं। तो जो बेचारी विक्टिम है उसकी जो स्टेटमेंट है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर, उसकी फीमेल कोई मेंबर फैमिली का और प्लस में कोई भी बंदा जो वो उसको किसी को वो नॉमिनेट करे जो उसकी अपनी चॉइस का हो, उसकी मौजूदगी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। एक ये बात। दूसरा ये है कि सेक्शन 161 के तहत जब पुलिस एग्जामिन करती है ना, किसी भी बंदे से सवाल पूछती है विटनेस वगैरह से कि हाँ जी आपने क्या देखा, तो वो बंदा बाउंड होगा कि वो पुलिस को बताए। ठीक है ना, वो यानी कि ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं बताऊंगा। ये उसका फ़र्ज़ है कि वो पुलिस के साथ ताउन करे इन्वेस्टिगेशन में, वो उस यानी केस के मुतल्लिक उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो बताए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर कोई इस तरह की चीज़ है जिससे वो बेचारा खुद फंस जाए, वो गवाह फंस जाए, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाए, पेनल्टी लग जाए, कुछ और चक्कर हो, तो उस सूरत में वो फिर उन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि वो जो भी बातचीत होगी वो पुलिस वाला जो है ना उसको रिटन में लेके आएगा, उसको रिटन में लिखेगा, रिकॉर्ड पे लेके आएगा कि जी मैंने फलां गवाह से ये बात की, फलां गवाह ने मुझे ये चीज़ें बताई। ठीक है जी। तो ये जो स्टेटमेंट होती है ना 161 की दोस्तों, ये ओथ पे नहीं ली जाती और ना ही ये कोई सबस्टेंटिव कोई एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। हाँ, आगे चल के ट्रायल के दौरान अगर जो विटनेस है उसने पुलिस को कुछ और बयान दिया, अदालत में कुछ और बात की, तो उस सूरत में उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट इस्तेमाल हो सकती हैं। अदरवाइज एविडेंस के तौर पे आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो 161 के तहत दी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 161 ए, लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। देखें, जो ज्यादती के मुकदमात हैं जो सेक्शन 354 ए के अंदर आते हैं, 376, 377, 377 बी के अंदर जो आते हैं पीपीसी के तहत, अगर उसमें जो कोई विक्टिम है और तो अगर उसको आपने पहले तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है, रिकॉर्ड करना है कि भाई ये जुर्म हो चुका है, और दूसरा ये कि उस विक्टिम को आपने इन्फॉर्म करना है कि भाई आपके पास ये राइट है कि आप ना वकील कर सकती हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन का आपके पास राइट है। और अगर विक्टिम को अगर कोई इस तरह की कानूनी मदद चाहिए और उसके पास कोई वकील नहीं है, तो फिर पुलिस वाले उसको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर वो वकला की लिस्ट मौजूद होगी जो बार काउंसिल की तरफ से दी जाती हैं कि भाई ये वकील हैं, ये यानी कि इस तरह के मुकदमात के अंदर वो ना किसी के वकील बन सकते हैं और अपनी खिदमात दे सकते हैं, तो वो उनको बताएंगे। यानी पुलिस उसके साथ तावन करेगी, उसको बताएगी कि भाई अगर आपको वकील करना है तो ये लिस्ट है हमारे पास, आप इसमें से किसी बंदे को अपना वकील कर सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 162 स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन यूज ऑफ सच स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने जो भी चीज़ पुलिस को बताई उसके ऊपर आपने साइन नहीं करना, नहीं कर सकते हैं और ना ही वो एविडेंस के तौर पे अदालत में पेश होगी। दूसरा ये है कि पुलिस जो भी स्टेटमेंट है उसको नोट करेगी डायरी वगैरह की, और वो स्टेटमेंट भी केस को साबित करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई विटनेस है वो अदालत में कुछ और के बात करता है और पुलिस को कुछ और बात कहता है, यानी कि ड्रामेबाजी करता है, पुलिस को कुछ और कहता था, उसने बताया अदालत को कुछ और बताया, तो उस सूरत में जो अक्यूज्ड बंदा है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो तो कहेगा ना कि भाईजान ये गवाह तो है ना, ये तो बड़ा 2 नंबर बंदा है, पुलिस को उसने कुछ और बताई, यहाँ पे कुछ और बात बता कर रहा है। तो उस सूरत में वो जो पुलिस को जो उसने स्टेटमेंट दी है ना गवाह ने, वो कहेगा कि जी सर मुझे वो चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है ना? और ये वो काम करेगा सेक्शन 144 जो एविडेंस एक्ट है 1872 उसके तहत।
अच्छा जी, दूसरा ये है कि इस सारे केस के अंदर अगर अदालत को लगता है कि कोई जो स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा जो है ना वो गैर ज़रूरी है, सेंसिटिव है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अदालत उसको कहेगी भाईजान ये बात हमें नहीं चाहिए, इसको आप जो है ना मेहरबानी करके जो है ना पब्लिक ना करें और ना ही इसको यानी कि बताने की ज़रूरत है। ठीक है जी? आगे इन्होंने ये बताया कि ये जो सेक्शन है ना 162, ये 2 जगहों पे अप्लाई नहीं होगा। एक है डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट और दूसरा है डिस्कवरीज जो है ना वो जो हमें जो एडमिट की जाती है सेक्शन 27 के तहत एविडेंस एक्ट के तहत। अब इसमें क्या होगा? देखें डाइंग डिक्लेरेशन में ये होता है कि जब कोई बंदा मर रहा होता है और वो बताए कि जी फलां बंदे ने मेरे पे हमला किया है और जिसकी वजह से मुझे ये ज़ख्म लगा है और अब वो बेचारा मरने वाला है। तो अगर वो जो भी बात कहेगा वो आपने एडमिट करनी है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर अक्यूज़्ड है एक मुल्ज़िम है, वो पुलिस को ये बताता है कि जी फलां जो वेपन है वो मेरे फलां जगह पे पड़ा है जिससे मैंने ये सारी वारदात की, ये कत्ल किया और वो उसके बाद अगर उसकी वेपन की रिकवरी भी हो जाती है वहाँ से, तो वो जो स्टेटमेंट है वो भी एडमिसिबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम नहीं करेंगे। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 163 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड यानी पुलिस अथॉरिटीज़ जो है ना, कोई किसी किस्म का अगले बंदे को ना रिश्वत देंगे, ना उसको धमकी देंगे, ना ही उसको कोई वादा कहेंगे कि भाई ये तू कर दे, ये बोल दे। यानी आपने इन्वेस्टिगेशन में किसी बंदे को इस तरह की ड्रामेबाज़ी नहीं करनी, ना पुलिस ने किसी को रिश्वत देनी है, ना किसी को धमकाना है, ना ही किसी को कोई वादा या वादा वगैरह करना है। ठीक है ना? अच्छा जी, और दूसरा ये है कि अगर आपने फिर भी अगर बंदे ने कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी है पुलिस को, यानी कि पुलिस के लालच में, पुलिस के खौफ की वजह से या पुलिस के किसी यानी कि गिव एंड टेक के चक्कर में, तो वो एडमिशेबल नहीं होगी, ना ही वैलिड होगी। अच्छा जी, दूसरा ये है कि सेम टाइम पे आप किसी बंदे को मना भी नहीं कर सकते कोई स्टेटमेंट देने से। अगर वो कोई बात बताना चाह रहा है, दे रहा है, तो आप करने दें उसको बात। ठीक है जी? आप मना नहीं करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 164, ये बड़ा अहम है, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन। अच्छा जी, कोई भी फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट, उसके पास ये इख्तियार है कि वो स्टेटमेंट और कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। ये काम पुलिस नहीं करती। अब स्टेटमेंट कौन देगा? ये विटनेसेस देंगे। कन्फेशन कौन करता है? आपको पता है ना कौन करेगा? जो अक्यूज्ड होगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो अगर कन्फेशन करता है कि वाकई यार मैंने जुर्म किया है, तो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, ये कब आप कर सकते हैं? एक तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग, और दूसरा ट्रायल स्टार्ट होने से पहले भी आप ये किसी भी टाइम पे ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर कोई स्टेटमेंट जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, विटनेसेस की, कोई गवाह ने कोई स्टेटमेंट दी है और अदालत मजिस्ट्रेट साहब उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो हमेशा अक्यूज्ड की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी। यानी अगर मेरे पे इल्ज़ाम है और एक बंदा मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, तो उसकी जो स्टेटमेंट है मेरी मौजूदगी में ही रिकॉर्ड होगी और मेरे पास राइट होगा तो मैं उसे क्रॉस एग्जामिन करूं, मैंने उससे सवाल करूं कि भाई ये तू कैसे बात कह रहा है, तुमने कब मुझे देखा मैंने ये काम किया। ठीक है ना? ये इस तरह। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो स्टेटमेंट है वो उसी तरीके से रिकॉर्ड की जाएंगी जिस तरह से बताई जाती है केस के अंदर, और जो कन्फेशन है वो आपने उसी तरीके से रिटन में लेके आना है, लिखना है, साइन करवाना है, जो सेक्शन 364 सीआरपीसी का जिसके अंदर सारा प्रोसीजर बताया गया है, वही आपने फॉलो करना है। उस तरीके से आपने एक कन्फेशन को रिकॉर्ड करना है, और जो कन्फेशन जो रिकॉर्ड हो जाता है, रिटन में आ जाता है, साइन सुन हो जाते हैं, तो वो फिर आपने मजिस्ट्रेट जो ट्रायल मजिस्ट्रेट है उसकी तरफ भेजना है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले जो मजिस्ट्रेट है वो एक दफ़ा बंदे को एक्सप्लेन करेगा कि भाईजान तुम यानी कि तुम बाउंड नहीं हो, तुम्हारे पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम कन्फेशन नहीं करना चाहते तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है? और ये दूसरा एक ये है कि ये कन्फेशन तुम एक दफ़ा दोगे ना, ये तुम्हारे खिलाफ फिर इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, मजिस्ट्रेट जो है ना वो ये मेक श्योर करेगा, जो कन्फेशन अगर बंदा दे रहा है, जो बंदा ये बता रहा है कि भाई ये मैंने ही जुर्म किया है, तो वो फिर वो अपनी मर्जी से दे रहा हो, ये आपने मेक श्योर करना है। फिर साइन करवाना है उससे मेमोरेंडम। ठीक है? उसके अंदर वो एक प्रोसीजर होता है कि जी मैं फलां बंदा ये वो वगैरह मैं मानता हूँ कि मैंने ये जुर्म किया, वो सारा प्रोसीजर आपने उसके अंदर लिखना है, और वो जो भी कहेगा फिर आपने उसको पढ़ के सुनाना है कि भाई ये तुमने कन्फेशन अपना रिकॉर्ड करवाया है, मैं तुम्हें ये पढ़ के सुनाता हूँ जो तुमने कहा है यहाँ पे। ठीक है ना? और वो सारा कुछ। दूसरा ये है कि कोई भी मजिस्ट्रेट इवन कि जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं भी है, वो भी ये जो है ना 164 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 164 ए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। देखें, जो रेप जैसे जो जराइम होते हैं, बड़े सीरियस किस्म के ऑफेंसेस खवातीन के खिलाफ जो होते हैं, अननेचुरल ऑफेंसेस है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, इस तरह का कोई भी जुर्म है ना, तो वो जो विक्टिम है उसका, तो उसको एग्जामिन करेगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी आम अल्फाजों में एक डॉक्टर जो है ना उसको एग्जामिन करेगा, उसके साथ क्या ज्यादती हुई है, किस हद तक ज्यादती हुई है, सारा कुछ। ठीक है ना?
और दूसरा ये कि अगर फीमेल विक्टिम है तो उसका वो फीमेल डॉक्टर ही उसकी एग्जामिनेशन करेगी, और वो जो मेडिकल जो ऑफिसर है, जो डॉक्टर है, जो भी है, वो बगैर किसी डिले के एग्जामिन करेगा। यानी फौरन आपको पता चला है इस बंदे के साथ ये ज्यादती हुई है, किसी खातून के साथ, लड़की के साथ, आपने फौरन जो है ना उसका एग्जामिन करना है, उसको देखना है और उसकी एक रिपोर्ट बनानी है, और उस रिपोर्ट में सारा आपने बताना है कि बंदे की क्या डिटेल है, कितनी इंजरीज हैं, किस किस्म की उसके साथ ज्यादती हुई है, मेंटल कंडीशन क्या है, डीएनए जो भी आपको सैंपल वगैरह मिला वो सारा कुछ आपने इसके अंदर मेंशन करना है। अच्छा जी, फिर वो जो डॉक्टर साहब है वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, जो आईओ ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस वाला, उसको देगा, वो फिर आगे मजिस्ट्रेट साहब को जो है ना वो फॉरवर्ड करेगा दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के, जिस तरह सेक्शन 173 के अंदर बताया गया है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि इसके अंदर जो कंसेंट है वो ज़रूरी है, यानी कि जो विक्टिम है उससे आपने एक दफ़ा कंसेंट लेना है कि जी हम आपका मेडिकल करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त है, और अगर वो खुद कंसेंट नहीं दे रहा, अगर वो ज़ख्मी है, इस हालत में है वो खातून, तो उसका कोई भी जो गार्डियन है, जो वारिस है, वो आप उससे भी कंसेंट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वही होगा जिसको पीएमडीसी ऑर्डिनेंस के तहत डॉक्टर माना जाता है, जिसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर उसके पास लाइसेंस हो डॉक्टर का। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन है 164 बी डीएनए टेस्ट। अब इसमें भी यही है कि अगर कोई इस तरह का रेप का जुर्म है या अननेचुरल ऑफेंस है, सेक्सुअल अब्यूज है, अगर इस तरह का कोई हुआ है तो जनाब जितना हो सके आपने जो है ना डीएनए सैंपल भी जो है ना वो कलेक्ट करना है, विक्टिम का भी और अक्यूज का भी। विक्टिम वो जिसके साथ ज्यादती हुई, अक्यूज जिसने ज्यादती की है, ताकि पता चले वाकई यार ये अक्यूज वही है, वही विक्टिम है, ठीक है ना। वो जो विक्टिम के लिए तो आपने ना विक्टिम की इजाजत से ही लेना है, ठीक है। बाकी अक्यूज्ड है उसकी इजाजत नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो हम जबरदस्ती भी लेंगे, क्योंकि हमने साबित करना है कि वाकई ये बंदा है, उसी ने ही ज्यादती की है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि अगर जरूरत पड़े तो उस विक्टिम के जो नेचुरल या लीगल गार्डियन है आप उनसे भी इजाजत ले सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जो डीएनए है ना वो तभी कलेक्ट करेंगे जब आप मेडिकल रिपोर्ट बना रहे थे, उसकी एग्जामिनेशन कर रहे थे, जो सेक्शन 164 ए में बताया गया। जो 164 में जो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसी के दौरान ही आपने इसका डीएनए जो है ना कलेक्शन करना है, और एक ऑप्टिमल टाइम पीरियड है, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर, यानी कि बाजू का यानी 72 आवर्स के अंदर, बाजू का ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन 14 दिन, इनके यानी जितना जल्दी हो सके आपने डीएनए सैंपल जो है ना कलेक्शन करना है। वो फिर आपने सैंपल जो है ना वो लेबॉर्ट्री भेजना है, उसकी वहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन होगी, प्रिजर्वेशन होगी, पता चलेगा वाकई ये डीएनए उसी बंदे का है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, ये वाकई डीएनए उसी का है जिसके साथ ज्यादती हुई है, सारा कुछ। और दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें जो है ना प्राइवेसी में रखी जाएंगी, ताकि लोगों की, विक्टिम की और अक्यूज्ड की प्राइवेसी जो है ना वो महफूज रहे। उसके बाद है सेक्शन 165 सर्च बाय पुलिस अफसर। देखें जी, अगर एक पुलिस अफसर है वो अपने स्टेशन, जो उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी इलाके आते हैं उसके अंदर अगर उसके उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है, वजह है, तो वो, और उसको लगता है कि यार फलां जगह पे एविडेंस पड़ा हुआ है, मुझे केस में मदद देगा, तो वो वहाँ पे जनाब बगैर किसी डिले के वो जाएगा और वो वहाँ के वो जाके ना जो है ना वहाँ पे सर्च करेगा। अच्छा, वो जो पुलिस अफसर है वो फिर किस रीज़न की वजह से वो सर्च कर रहा है वो लिखेगा मैं, और वो सारे जो जो उसकी रिकवरी हुई है वो सारे आइटम्स जो है ना वो स्पेसिफाई करेगा। अच्छा जी, बाकी हाँ, अगर कोई इस तरह की चीज़ है जो किसी बैंक में है मौजूद या बैंकर में मौजूद है, किसी बंदे के पर्सनल बैंक अकाउंट में है, उसको पुलिस वाला को ना सर्च या सीज नहीं कर सकता। हाँ, मास सिवा अगर कोई इस तरह का जुर्म है जो 403, 406, 408, 409, 421 से लेकर 424 या 465 या 477 ए के अंदर जो जुर्म आता है, तो उसमें पे अगर आपने करना है बैंक वगैरह की लेनी भी है, तो उसके अंदर भी फिर आपको सेशन जज की और कुछ मामलात में जो हाई कोर्ट है उसकी परमिशन के बगैर आप नहीं कर सकेंगे। उनकी परमिशन होगी, फिर आप जो है ना ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताए ना, इसके अंदर अगर कोई ऑफेंस आता है, फॉल करता है, तो फिर आप उनकी यानी कि इजाज़त से, पुलिस के यानी कि अदालत, सेशन कोर्ट की इजाज़त से और हाई कोर्ट की इजाज़त से आपने यानी कि सर्च करना है। अच्छा जी, जो भी सर्च करेगा वो पुलिस अफसर खुद पर्सनल करेगा अगर पॉसिबल है, अगर नहीं तो वो आप किसी भी अपने सब ऑर्डिनेट को भी भेज सकता है कि जाओ जाके सर्च करो क्या क्या इनके घर के अंदर मौजूद है, हमें फलां चीज़ चाहिए। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर जो सीआरपीसी की जो आम प्रोविजंस है ना सर्च वारंट के मुतालिक, या जो जनरल प्रोविजंस हैं सर्च के मुतालिक, जैसे सेक्शन 102 और 103 के अंदर मौजूद हैं, वो सारी इसी में अप्लाई होंगी, यानी आपने उसका अप्लाई करना है। यानी जो सर्च के मुतालिक जितनी भी सीआरपीसी में सेक्शंस मौजूद हैं, जैसे 102 103, आपने उनका इस्तेमाल करना है, ये जब आप जब 165 के तहत जब आप सर्च करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जिसके घर के अंदर सर्चिंग कर रहे हैं आप, उस घर का जो मालिक है, ओनर है, जो भी है, वो वहाँ पे जो
जो भी रह रहा है, आपने ना जो है ना उसको भी एक कॉपी देनी है। जो आप सर्च कर रहे होंगे ना, आप उस हाथ में लिख रहे होंगे एक किताब के अंदर एक कॉपी के ऊपर, उसकी कॉपी आपने उस बंदे को भी देनी है, ठीक है ना? और वो कॉपी जो आपने एक्चुअली आगे चल के मजिस्ट्रेट को देनी है। इवन के बाज़-औक़ात अगर वो जो कॉपी होती है ना उसकी, वो बाज़-औक़ात वो फ्री में नहीं दी जाती, वो पैसे भी लिए जाते हैं। तो आप ना जो है ना उनसे पैसे भी ले सकते हैं, जो घर के मालिकान है, ओनर है या जिसके घर की तलाशी ली गई है। और अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो वो फ्री में भी जो है ना कुछ आम सिचुएशन के अंदर उसकी फ्री में कॉपी भी दे सकते हैं। यानी जिस घर की आपने तलाशी लेनी है ना, तो उसकी आपने जो रिपोर्ट बना के जो मजिस्ट्रेट को देनी है, उसकी एक कॉपी आप उन बंदों को भी दे सकते हैं अगर वो पैसे देते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो आप उनको फ्री में भी दे सकते हैं आम से स्पेशल सिचुएशन के अंदर। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ बहुत ही अहम सेक्शन 161 से लेकर 165 तक जो है ना सीआरपीसी के चैप्टर 14 के वो डिस्कस किए। अपना ख्याल रखें।